जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। और याद रखिएगा, आज हम प्रारंभ करेंगे केमिस्ट्री को। इतने बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाने का कार्य करूंगा क्योंकि हाल ही की जानकारी और हाल ही की लेटेस्ट न्यूज के अनुसार मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एएलपी की वैकेंसी जानदार शानदार तरीके से आने वाली है। याद रखिएगा, वैकेंसी तो आ ही जाएगी और एग्ज़ाम भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो तैयारी होनी चाहिए वो दमदार होनी चाहिए, जानदार होनी चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन अपन लोगों ने देखे थे पिछले एग्जाम में। अगर एएलपी की बात करें या फिर हम आपके बता दें ग्रुप डी लेवल की बात करें, तो कहीं ना कहीं साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चन निकले को अपन को देखने को मिले थे। एक पहला ऑप्शन निकला था अपन लोगों का बायोलॉजी से अधिक क्वेश्चन निकले थे, और दूसरा निकला था केमिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, बायोलॉजी मैंने पूरी डिटेल में पढ़ा रखी है, आप लोग जाके प्ले लिस्ट में चेक करेंगे तो बायोलॉजी के नाम से प्ले लिस्ट बनी है, उसको पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री का करते हैं आरंभ। आपको बता दें, यूट्यूब के इतिहास में अभी तक किसी ने भी पूरी केमिस्ट्री खत्म ना कराई होगी, और ख़त्म कराई होगी तो कुछ चीज़ें छोड़ा छोड़ा कर करवाई होगी। लेकिन यहाँ पर ना फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से मैं आपको इस बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का कार्य करूँगा। इसके अलावा पूरी केमिस्ट्री को याद करा दूंगा। प्लस देखो, याद रखिएगा, पढ़ाना ठीक है, लेकिन आपको याद कराना ये थोड़ी सी बड़ी बात हो जाती है। मैं आपको याद कराने का भी कार्य करूंगा, इतने बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाऊंगा। बस याद रखिएगा, आज पहली क्लास है केमिस्ट्री की, तो रेगुलरली नोट्स बनाते रहेंगे। अगर नोट्स बनाएंगे तो गारंटी देता हूँ, जब एएलपी की वैकेंसी आएगी तो अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं सर, हमने फिजिक्स पढ़ रखी है, बायोलॉजी पढ़ रखी है। हमारी फिजिक्स के सर, आप जाएंगे देव सर के पास तो वहाँ पर भी जानदार शानदार तरीके से आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं। सभी चीज़ें बढ़िया जानदार शानदार तरीके से चल रही हैं। इतिहास भी आपको एक तरफ कवर की जा रही है, यानी 7 से 8 बजे का जो बैच होता है वो इतिहास का मिलता है आपको। 8 से 9 बजे आपकी शैलजा मैम की क्लास होती है जो इंग्लिश पढ़ाती हैं। अब आपको प्रमुख रूप से बताएं, 9 से 10 अब चलेगी केमिस्ट्री, वो भी बहुत बेहतरीन ढंग से। क्या 9 से 10 प्रोग्राम बनाया जा रहा है कि 9 से 10 आप लोगों को पढ़ाएंगे, और वो भी केमिस्ट्री का। ऐसी चीज़ें होंगी ना केमिस्ट्री में, आप कहेंगे नहीं सर, मज़ा आ गई पढ़ने में। क्या मज़ा आ गई पढ़ने में। 9 से 10 के समय पर आपकी ये क्लास रहेगी, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे और बेस से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। मैं ना आपको बताए ना, फीलिंग वो समझ सकता है जो जिसने जीवन में कई परिस्थितियां देखो। याद रखिएगा, गरीबी वही समझ सकता है जिसने गरीबी देखी हो। है, मैं बता सकता हूँ कमजोर विद्यार्थियों को कि भाई कहाँ पर उनको दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि ना जब हम अपनी क्लास में पढ़ा करते थे तो सबसे पीछे बैठा करते थे। सत्य बता रहे हैं आपको, सत्यता है ये। हम अपनी जब क्लास में पढ़ा करते थे ना अपने समय में, तो सबसे पीछे बैठा करते थे भाई साहब। लेकिन ना चीज़ों में क्या क्या दिक्कत हुई ना, जब हम टीचर से पूछते थे, बैठ जाओ तुझे कुछ नहीं आएगा, बैठ जाओ तेरा कुछ नहीं होगा, इस तरीके के जवाब देखने को मिलते थे। और ऐसा नहीं है, ये हर बैक बेंचर्स जो बच्चे होते हैं ना, सबको ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप आ रहे हैं फ्यूचर एकेडमी पर, और वो चीज़ें आपको बताएंगे ना जो आपको शायद आपके टीचर ने ना आपको अनदेखा करके छोड़ दी। आपने पूछी तो, लेकिन उनने बताई नहीं, या फिर आपने पूछी ही नहीं शर्म के मारे। ठीक है ना, सभी चीज़ों को क्लियरिटी तरीके से क्लियर करने का कार्य करेंगे। ठीक, तो बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आखिर केमिस्ट्री होती क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम प्रमुख रूप से बात करें केमिस्ट्री की, तो देखो, सबसे बड़ी बात रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। अगर हम रसायन शास्त्र की बात करें यानी केमिस्ट्री की बात करें, तो सबसे पहले इसका उद्गम देखने को मिलता है मिस्र में। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी इतिहासकार आप जो देख रहे हैं वो ममियाँ खोज रहे हैं। ममियाँ ना इतनी हजारों हजारों 4-4 साल 5-5 साल बहुत साल पुरानी ममियाँ देखने को मिल रही हैं। और उन ममियाँ जो है ना, उनकी बॉडी बिल्कुल इतने साल के बाद भी उनकी बॉडी को बिल्कुल एक कीड़ा नहीं लगा, बिल्कुल ख़राब भी नहीं हुई। आखिर ऐसे कैसे? तो अगर हम आपको प्रमुख रूप से बता दें कि जो मिस्र की बात है, तो मिस्र में ना जो रसायन है, रसायन विज्ञान, बहुत ज़्यादा ये लोग रसायन विज्ञान को अच्छे तरीके से जानते थे। तो अगर हम चर्चा करें इसमें, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के केमिया केमिया शब्द से हुआ। कहना सर केमिया शब्द क्या होता है? केमिया शब्द का अर्थ होता है बेटा काली मिट्टी। केमिया शब्द का अर्थ क्या होता है? कहना सर काली मिट्टी होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के केमिया नामक स्थान से, या केमिया शब्द से हुई। किससे? केमिया शब्द से हुई। और केमिया शब्द का मतलब होता है काली मिट्टी, काली मिट्टी। अगर हम बात करें इसके अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता है। रसायन शास्त्र के जो जनक हैं लेवरजीनियर को कहा जाता है।
कहना सर ठीक है। अगर लेवर्जिनियन का सिद्धांत की अगर प्रमुख रूप से बात करें तो इसका सिद्धांत कहता है कि ना ही तो हम द्रव्यमान का उत्सर्जन कर सकते हैं और ना ही तो सृजन कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। लेवर्जिनियन ने इस तरीके का सिद्धांत दिया था। अगर हम आगे की बात करें 1774 की, तो 1774 में जोसेफ प्रिस्टिले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया। ऑक्सीजन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा 1774 की बात है। कब है? कहना सर 1774 में जोसेफ प्रिस्टिले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया। और अब ऑक्सीजन का आविष्कार कर लिया ना, और इसको प्रमाणित भी किया और सिद्ध भी किया कि दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी आग लगने के लिए ना ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस तरीके से आप इस बात को जान सकते हैं कि मान लीजिए एक मोमबत्ती है, क्या है, मान लीजिए एक मोमबत्ती है और मोमबत्ती जल रही है, वो किस कारण जल रही है? कहना सर ये ऑक्सीजन के लिए। इसको एक प्रैक्टिकल से हम आपको समझाने का कार्य करते हैं, एक सेकंड रुकें आप। हाँ विद्यार्थी तो जानते हैं, एक प्रैक्टिकल के साथ बड़े जानदार शानदार तरीके से। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये दिया रखा है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा जलता हुआ, दिख रहा है कि नहीं? कहना सर दिख नहीं रहा, बुझ गया वो। कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग फिर से इसको जलाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से जलाते हैं इसको। ऑक्सीजन के लिए वाकई में क्या सर दहन की आवश्यकता पड़ती है? बिल्कुल, देखते हैं अपन लोग। देखते हैं, चलो देखते हैं अपन लोग बढ़िया तरीके से। मैंने फैन भी ऑफ कर दिया है और बत्ती भी चेंज कर दी है, बत्ती थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही थी। देखो ये तो जल गया बेटा दिया। अब क्या सर वाकई में सर ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जल सकती है? तो पहले ये रखो, मेरे पास रखा है एक ग्लास, और ग्लास को इससे ऊपर से हम कवर करते हैं, ठीक है, इसको ऊपर से कवर करते हैं, और जब तक ये जलेगी जब तक इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो रहेगी, और जैसे इसको ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी ये जलना बंद हो जाएगी। देख सकते हैं आप लोग, ग्लास में ये भी फंस गया और ऑक्सीजन भी खत्म, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई ना, वैसे ये दिया बंद हो गया या बुझ गया। तो याद रखिएगा, एक बेहतरीन ढंग से मैंने आपको बताने का कार्य किया कि जो प्रमुख रूप से बताए ना कि ऑक्सीजन के बिना दहन नहीं किया जा सकता, यानी ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लगाई जा सकती है। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को बड़े बेहतरीन ढंग से। चलो अब करते हैं आगे की चर्चा। अगर हम आगे की प्रमुख रूप से बात करें, अगर हम आगे की प्रमुख रूप से बात करें तो इस सिद्धांत को हमने बड़े बेहतरीन ढंग से जाना कि ऑक्सीजन जो प्रमुख रूप से है ना, दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो दहन भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर हम माने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, कहना सर इसको तो बता चुके आप, बिल्कुल भैया, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है वो लेवर्जिनियन ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का ना ही तो सर्जन किया जा सकता है एवं विकास भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अभिकारकों के कुल द्रव्यमान इसमें प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। भारत में रसायन विज्ञान का पिता, भारत की कह रहे हैं बेटा, याद रखिएगा इन्होंने भारत की कहा है, ठीक है। और अगर वो कहें सिर्फ कि बताइए रसायन विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो लेवर्जिनियर को, ठीक है, लेवर्जिनियर को। और अगर वो कहें भारत में रसायन विज्ञान का विज्ञान का पिता किन्हें कहते हैं, कहना सर पीसी राय। किनको? पीसी राय को, पीसी राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? कहना सर पीसी राय को, यानी प्रफुल्ल राय को कहा जाता है। ये चीजें थोड़ी सी आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा एक बार इसको और जान लेते हैं जिससे कि और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। अरे केमिस्ट्री शब्द की बात करूं तो ये मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है, और कीमिया शब्द का अर्थ होता है यानी काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी। इसके बाद हमने बात की रसायन शास्त्र की जो जनक है वो लेवर्जिनियस को कहा जाता है। और भारत की पूछे कि सब बताइए भारत में रसायन शास्त्र का जनक, क्या आंसर? पीसी राय को कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम प्रमुख रूप से बात करें 1774 में जोसेफ प्रिस्टिले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया और प्रमाणित किया
किया कि दहन के लिए, अभी हमने भी आपके सामने प्रमाणित किया कि दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगा वो जो दहन होगा, वो दहन यानी जो आग लगी होगी वो खत्म हो जाएगी। ये भी अभी आपके सामने प्रमाणित किया हमने भी। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेवर्जिनियर ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का सृजन एवं विकास नहीं किया जा सकता है। अभिकारकों के कुल द्रव्यमान इसमें प्रतिफलों के द्रव्यमानों के बराबर होता है। भारत में रसायन विज्ञान का जो पिता है वो डॉक्टर पी.सी. राय को कहा जाता है। ये बात आपको बड़े बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे हम पदार्थ के बारे में। तो बेटा पहले इसको साफ कर लेते हैं, फिर बात करते हैं पदार्थ के बारे में बड़े बेहतरीन ढंग से। आखिर क्या होता है पदार्थ है? बस एक सेकंड रुकें आप लोग, क्योंकि ना जहाँ पे ना केमिस्ट्री अपन लोग पढ़ रहे हैं ना अपन लोग, तो इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि कुछ रह नहीं जाए। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हाँ सर, जो प्रमुख रूप से अगर दहन की बात करें तो दहन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कहना सर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन के बिना, और ऑक्सीजन की खोज 1774 में की गई थी। ठीक है, ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अच्छा, आगे की बात करें पदार्थ के बारे में। अच्छा, पदार्थ क्या होता है? देखो बेटा, पदार्थ की बात करें हम, पदार्थ की बात करें ना, पदार्थ वह जो स्थान घेरता हो बेटा, वो पदार्थ कहलाता है और कुछ नहीं है। पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरता हो वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अगर हम पदार्थ की बात करें तो इसको दो आधार पर बांटते हैं बेटा। एक बांटते हैं भौतिक आधार पर। कौन सा? कहना सर एक भौतिक आधार पर। कौन सा है? भौतिक आधार पर। और एक बांटते हैं रासायनिक आधार पर। कौन सा? रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर। ठीक है, अगर हम बात करें पदार्थ के बारे में तो एक को जानते हैं बेटा भौतिक आधार से, दूसरे को जानते हैं हम रासायनिक आधार से। अब भौतिक आधार क्या होता? अगर आप भौतिक आधार क्या होता? देखो, मान लीजिए आप एक रास्ते से जा रहे हो, और रास्ते में जाने के बाद एक बैल होता है, बैल आपको ऊपर से उठाकर फेंक देता है। तो ये हो गई आपकी भौतिक चोट। यानी बाहर से एक मान लो लड़ाई हो गई और धय मुक्का मारने के बाद जो चोट लगी है ना, वो बाहरी रूप से लगी है, यानी उसको क्या बोलेंगे बेटा? भौतिक आधार की चोट। कौन सी? भौतिक आधार की चोट। लेकिन अगर हम इसी के बदले अगर आपसे ये कह दें, यदि इसी के बदले अगर हम ये आपसे कहते हैं कि किसी लड़के ने किसी लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया, तो वो कौन सी आधार हो गया? रासायनिक आधार। कौन सा? रासायनिक आधार। इस तरीके से समझ सकते हैं हम भौतिक को। भौतिक मतलब अगर प्रमुख रूप से बात करें तो भौतिक आधार वह है जो चोट लग जाए। मान लो यहाँ पे देखिए देह घमूसा मार दें, या फिर किसी को सिर लेके पत्थर से मार दें। तो पत्थर से मार रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि खून वून बगर जाए, बस बता रहे हैं हम एग्जाम्पल, नहीं तो तुम लोग करके देखल लगो, ऐसा ना करियो भैया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? भौतिक आधार। अगर हम उसी में किसी व्यक्ति को जहर का इंजेक्शन दे दें, है ना, इसके अलावा कुछ ऐसा कर दें, तो वो क्या हो जाएगा? रासायनिक आधार। क्या हो जाएगा बेटा? रासायनिक आधार हो जाएगा। तो भौतिक आधार और रासायनिक आधार में आप लोग अंतर बड़े बेहतरीन ढंग से समझ चुके होंगे। अगर हम बात करें भौतिक आधार की, तो भौतिक आधार को बात करें प्रमुख रूप से, अब आप बताएंगे भौतिक आधार से पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया? कहना सर हमने तो अभी तक 3 ही प्रकार के पदार्थ पढ़े हैं। कहना सर ठोस, द्रव, गैस। आगे का हम बताएंगे कौन सा। अगर हम बात करें पहली की, तो पहली को बेटा ठोस, दूसरे की बात करें तो इसको द्रव, और तीसरे की बात करें तो इसको गैस। तीनों को जानेंगे आज हम। और इसके बाद चौथे की बात करें तो प्लाज्मा। कौन सी? कहना सर चौथे की बात करें प्रमुख रूप से तो प्लाज्मा। और फिर आखिरी को कहना सर बोस इंडिकस कांस्टेंट। ठीक है, प्रमुख रूप से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं बेटा? 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी प्लाज्मा, और पांचवी हो गई आपकी बोस इंडिकस कांस्टेंट। ठीक है, ये प्रमुख रूप से अगर हम इसकी बात करें तो इस पर अभी रिसर्च चल रही है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी रिसर्च, सारी चीजें आ जाएंगी, तो फिर आपको हम इसको भी बता देंगे। लेकिन अभी जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बात को खोजा जा चुका है कि पदार्थ की प्रमुख रूप से 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक, अगर हम बात करें कहना सर ठोस तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने तो हाई स्कूल में भी पढ़ा कि ठोस क्या होता है। बिल्कुल भैया आपने पढ़ा होगा। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें ठोस की, तो यहाँ पर देखो ठोस का एक डायग्राम बना रहे हैं हम। ठीक है, पदार्थ होता क्या है? संसार के वे सभी पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, जिनमें कोई भार होता है, उन्हें पदार्थ कहते हैं। विश्व की सभी वस्तुएं क्या हैं? पदार्थ हैं। किंतु प्रकाश पदार्थ नहीं है, क्योंकि वो स्थान नहीं घेरती है। मैंने बताया ना, पदार्थ वह है जो स्थान घेरती हैं। क्या है? पदार्थ जो स्थान घेरती हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा आपको बता दें मार्कर हो गया, ये आपको बता डस्टर हो गया, यहाँ पर कोई स्थान घेरा होगा ना।
अगर हम जहाँ जिस स्थान पर खड़े हैं ना, वो भी हमने भी कुछ स्थान घेरा, तो क्या ये सारी चीजें पदार्थ हैं? क्या है? पदार्थ। लेकिन प्रकाश स्थान नहीं घेरता है, इसलिए वो पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें भार भी नहीं होता है। प्रकाश में क्या भार होता है? आपने कभी देखा कि प्रकाश को ऐसे तौले रहे हो? ऐसा कभी नहीं देखा होगा। तो याद रखिएगा, पदार्थ की अगर बात करें तो प्रकाश पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें भार भी नहीं होता है और ये भी स्थान भी नहीं गिरती है। पदार्थ की कोई प्रकृति नहीं होती है, क्योंकि इसमें भार नहीं होता है। ठीक है, पदार्थ की कोई प्रकृति नहीं होती है। ठीक है, याद रखिए, पदार्थ की कोई, यहाँ से रफ कर दो थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ, हाँ, पदार्थ की कोई प्रकृति नहीं होती है। द्रव्य की बात करें तो इसको अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि जो चीज जो स्थान घेर रही हो, सीधी सी बात है, जो चीज स्थान घेरती है ना, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कहना सर पदार्थ बोलते हैं। आप समझते हैं इस चीज को अपन लोग? हाँ, कहना सर इस बात को हम बड़ी बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ जो होता है, जो स्थान घेरती हो, जिसका कोई भार होता है, वो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की बात करें तो प्रमुख रूप से दो भाग में बांटते हैं हम, एक भौतिक आधार पर, एक रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार की अगर हम प्रमुख रूप से बात करें, भौतिक आधार जिसको बाहरी तरीके से चोट की जाए या बाहरी तरीके से कोई, आपको बता दें, कोई हानि पहुंचे तो उसको बोलेंगे भौतिक आधार। लेकिन किसी केमिकल से उसको नुकसान पहुंचे, किसी केमिकल के द्वारा उसको पहुंचे, तो उसको बोलेंगे रासायनिक आधार। अगर भौतिक आधार की बात करें तो भौतिक आधार को प्रमुख रूप से हमने 5 भागों में बांटा है। पहले भाग को हमने ठोस बोला, दूसरे को द्रव, तीसरे को गैस, चौथे को प्लाज्मा, पांचवें को बोस इंडिकस कांस्टेंट। इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम जाने भी कि सर आखिर ठोस क्या होता, सर द्रव्य क्या होता, ये गैस क्या होता, सभी चीज़ों को बड़े बेहतरीन ऐसा ना ऐसा पढ़ा देंगे ना, दिमाग में क्लीन हो जाएगा। अगर हम आगे की बात करें, हाँ, अगर हम ठोस की बात करें ना, ठोस जो होता है ना, ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स यानी देखो, कोई भी चीज होती है वो किसी ना किसी परमाणु से मिलकर बनी होती है। ऐसी चीज ऐसी चीज जिसको खोदने पर, जैसे कि मान लो, अभी हम आगे बताएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कोई पार्टिकल्स है जिसका स्पेस बहुत कम है। जैसे कि आपके घर में देखा होगा जो गुम्मा, गुम्मा बना के दिखाएंगे आज आपको हम, ये गुम्मा। अब ये क्या सर ठोस है कि द्रव है कि गैस है? कहना सर ये तो हमें बढ़िया ढंग से समझ में आ रहा कि सर ठोस है। बेटा याद रखिएगा, इसके जो पार्टिकल्स है ना, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो कहीं ना कहीं बहुत पास पास होंगे, बहुत ही ज्यादा बहुत पास। अच्छा ये बताओ, क्या स्थिति के हिसाब से अपनी डायरेक्शन बदलेंगे? मान लीजिए अगर हम इसको एक बड़े टब में रख देंगे तो क्या टब जैसा आकार लेगा? कहना नहीं सर, इसकी आकृति तो बिल्कुल निश्चित है। अगर हम किसी में भी रख देंगे इसकी आकृति बिल्कुल निश्चित है। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि जो ठोस होते हैं ना, ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होता है बेटा? कहना सर निश्चित होता है। ठोस का आकार कैसा होता है? कहना सर निश्चित होता है। ये बात तो हम समझ गए। अच्छा ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं, कहना सर वो भी बहुत पास पास होते हैं। ये भी बात हम समझ गए। बढ़िया ढंग से हमें समझ में भी आ गई कि सर ये ठोस जो होता है ना, इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं और इसका आकार भी निश्चित होता है। ठीक है, अच्छा इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें ठोस की, तो यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं अपन लोग। इसके पार्टिकल्स दिखा रहे हैं अपन लोग। हाँ, इसके पार्टिकल्स को अपन देख रहे हैं। इसके पार्टिकल्स क्या है? बहुत पास पास हैं। क्या है? बहुत पास पास हैं। अगर यहीं पर अगर हम द्रव की बात करें प्रमुख रूप से, तो द्रव के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ठोस की अवस्था में, ठोस के अनुसार थोड़े से दूर दूर होते हैं। कैसे? यहाँ पर क्या इनकी आकृति निश्चित होती है? देखो ऐसे जान सकते हैं। जैसे कि मान लो आप आए और एक भगोनिया में आपने दूध लिया। ये भगोनिया है भाई साहब। क्या है ये? भगोनिया। भगोनिया में दूध लिया। अब इस भगोनिया के दूध को आपने अगर करैया में ट्रांसफर कर दिया खोवा बनाने के लिए। हमने कहा आज रबड़ी बनेगी बेहतरीन ढंग से, तो खोवा बनाने के लिए आपने इसमें ट्रांसफर किया, तो इसका आकार पहले ऐसा था। अब ये ट्रांसफर करके अब यहाँ पे करेंगे तो इसका आकार भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी इसकी आकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। ये अपनी आकृति को चेंज कर लेता है। चाहे दूध हो, चाहे पानी हो, किसी भी चीज को लेंगे तो ना, इसकी जो आपको बता दें प्रमुख रूप से आकृति होती है वो चेंज हो जाती है। इसके पार्टिकल्स ठोस के मुकाबले में थोड़े से दूर दूर होते हैं। कहना सर ठोस भी बढ़िया समझ में आ गया और द्रव भी बढ़िया समझ में आ गया। अब बेटा बात करेंगे प्रमुख रूप से गैस के बारे में। कहना सर ये गैस क्या होती है? देखो बेटा, अगर हम गैस की बात करें ना, गैस के पार्टिकल्स होते हैं बेटा बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। कहना सर कैसे? देखो ऐसे बहुत दूर दूर। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि मान लो 5 लीटर है, 5 लीटर की करनी है अपने पास। ठीक है, अगर हम इसमें 1 लीटर
1 लीटर पानी या दूध भरेंगे तो वो 1 लीटर यहाँ पे खत्म होके ये पूरा स्पेस खाली रहेगा, रहेगा कि नहीं। इसी की जगह 5 लीटर में अगर हम 5 लीटर की क्रेनिया में एक छोटा सा पत्थर लग देते हैं तो वो इतना ही लगभग इतना ही स्थान घेरेगा, सारा स्थान तो घेरेगा नहीं। लेकिन अगर हम गैस को इसमें रख दें, मान लो 1 लीटर ही 5 लीटर की क्रेनिया में 1 लीटर अगर हम गैस रख देते हैं, ठीक है ना, तो ये ना पूरा स्थान घेरे लेगी, यानी पूरी तरीके से मूव करती रहती है। यानी जो स्थान है ना, क्या होता है, ये भी अपने स्थान में स्थिर नहीं रहती है, इसकी आकृति भी निश्चित नहीं रहती है। और ये ना बहुत बेहतरीन, क्या बोलते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। कितने होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। और याद रखिएगा जो बहुत दूर दूर होते हैं ना तो ज़्यादा फुदकते हैं, इसके पार्टिकल्स भी बड़े फुदकते हैं, इतनी स्पीड से मूव करते हैं इधर से उधर इधर से उधर। तो अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ना के बराबर कंपन करते हैं, यानी हिलते हैं, ना के बराबर। लेकिन द्रव के पार्टिकल्स थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर गैस की बात करें ना, इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, दौड़ते रहते हैं इधर से इधर इधर से इधर इधर। यानी 5 लीटर के सिलेंडर में अगर 1 लीटर भी गैस है ना तो इधर से इधर इधर से इधर दौड़ते रहेंगे। बात सही है कि नहीं है। तो ये गैस हो गई। अब कहना सर ये प्लाज्मा क्या होता है, आपने प्लाज्मा तो बताया ही नहीं। अब प्लाज्मा भी हमने क्या कहना सर अभी सुना ही नहीं, आपने बताया कि प्लाज्मा भी होता है। हाँ बेटा, अगर हम किसी लोहे की रॉड को लेंगे और रॉड को गर्म करेंगे, गर्म करते जाएंगे तो कहना सर वो लाल हो जाएगी। बेटा बिल्कुल लाल हो जाएगी। लेकिन लाल करने के बाद और गर्म करेंगे और गर्म, कहना सर वो पिघल जाएगी। बस बेटा वही अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मा कहलाती है। अब किसी लोहे की छड़ को लिया और उसको पिघलाया, पिघलाने के बाद आप जब चीज़ों को देख रहे हैं ना, देखो लोहे की छड़ थी, उसको पिघलाया, अब पिघल गई ना तो वो ना ही तो ठोस में है, ना ही द्रव में है, और ना ही वो गैस में है। क्योंकि ना आपने बताया क्या ना सर कि ठोस होता है वो उसका आकार आकृति निश्चित होती है, जबकि उसकी आकृति है नहीं ऐसे ऐसे ढड़क जाएगी इधर की उधर। जबकि आपने द्रव का बताया सर कि जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत मतलब ठोस की अवस्था में बहुत दूर होते हैं, जबकि इसके पार्टिकल्स हैं वो इतना भी दूर नहीं है कि द्रव की स्थिति हो जाए। द्रव का मतलब पानी, द्रव का मतलब दूध, द्रव का मतलब शरबत। क्या इतना पतला वो लोहा का जो लिक्विड बना है वो इतना पतला होगा, कहना सर नहीं। अच्छा गैस तो हो ही नहीं सकता है, कहना सर जो गैस होती है वो तोड़ती है, उसका उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर रहते हैं, है ना। तो कहना सर गैस भी नहीं है, तो कौन सी अवस्था है बेटा, कहना सर ये चौथी अवस्था है जिसको हम प्रमुख रूप से प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना ज्वालामुखी जब फटते हैं उसके अंदर से क्या लावा निकलता है, क्या निकलता है, लावा। तो वो भी कौन सी अवस्था है बेटा, प्लाज्मा अवस्था है। कौन सी, प्लाज्मा अवस्था है। तो ठीक है, इस बात को भी हम समझ सकते हैं, इसमें लावा लिख लेंगे अपन लोग, लावा। तो कहना सर ये भी हमें समझ में आ गया कि जो प्लाज्मा होता है ना वो लावा होता है। लेकिन अगर बोस इंडिकस कांस्टेंट की बात करें तो इस पर अभी रिसर्च चल रही है, जब इस पर रिसर्च हो जाएगी ना पूरी तो हम आपको प्रमुख रूप से बता देंगे। कहना सर इतना हमें बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, आनंद ही आनंद है जीवन में, बहुत बढ़िया लगा हमें। अगर हम जाने प्रमुख रूप से रासायनिक आधार पर, अपन लोगों ने क्या जाना अभी, भौतिक आधार जाना। क्या जाना, भौतिक आधार पर। भौतिक आधार पर पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस इंडिकस। कहना सर अब रासायनिक आधार तो बता दीजिए, बिल्कुल बता देंगे बेटा, चिंता नहीं करनी है बस, ठीक। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें रासायनिक आधार की, हाँ अगर हम बात करें प्रमुख रूप से रासायनिक आधार पर, तो रासायनिक आधार पर जो पदार्थ होते हैं ना बेटा 3 टाइप से। कौन सा, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। कहना सर ये तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है, इसको भी जान लेंगे हम, ठीक है। अगर हम बात करें प्रमुख रूप से तत्व क्या होता, सबसे पहले तो जानेंगे तत्व क्या होता। देखो तत्व की अगर बात करें प्रमुख रूप से 3 टाइप के तत्व होते हैं। कहना सर अब ये भी 3 टाइप के होते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल होते हैं। और इसमें ना हिंदी मीडियम वालों का बड़ा कचड़ा सा बुरा हाल है। अगर हम इसमें बात करें प्रमुख रूप से तो ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, कहना सर देखो पहला हो गया बेटा धातु, दूसरा हो गया आपका अधातु, अधातु, और तीसरा हो गया आपका उपधातु, उपधातु। कहना सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है सर। हाँ बेटा ये बता धातु क्या होता, अधातु क्या होता और उपधातु क्या होता। अब सीधा सीधा समझ में आ रहा है धातु, अधातु, उपधातु। लेकिन ना हिंदी मीडियम है जनाब, हम हिंदी मीडियम से जब तक दिमाग की खिचड़ी नहीं होगी ना, जब तक पढ़ाई को कठिन नहीं बनाएंगे तब तक हम मानेंगे ही नहीं। तो इसको और नाम से जाना जाता है। कौन कौन से नाम से, चालक, कौन कौन से, इसको बोलेंगे पहले चालक, इसको अगर बाद में जानते हैं, अभी रुक जाओ, पहले भी धातु, अधातु और उपधातु को जान लेते हैं, जिससे बढ़िया तरीके से चीजें क्लियर होगा। अगर हम धातु की बात करें तो धातु क्या होगा, जिसमें ना बेटा लाइट करंट है ना, करंट प्रभावित हो सके,
करंट प्रभावित हो सके। करंट प्रभावित हो सके मतलब क्या ना सर, जैसे धातु में अगर बात करें तो सोना, चांदी, लोहा, लोहा। अब सोना चांदी लोहा की प्रमुख रूप से बात करें तो ये खुद एक धातु है, यानी ना इसको हम कितना भी खोदेंगे, यानी सोने को अगर हम खोदें, खोदने के बाद आखिरी में जो पॉइंट बचेगा वो परमाणु बचेगा, यानी आखिरी में बिल्कुल छोटा सा पार्ट बटेगा, लेकिन रहेगा वो किसका, सोने का ही। अगर हम इसी में चांदी की बात करें तो चांदी के अगर हम पार्ट को खोदते रहेंगे, आखिरी में जो पार्ट्स बचेगा वो चांदी का ही मिलेगा। लोहे को खोदें खोदें बिल्कुल महीन करें, लेकिन उसमें जो पार्ट मिलेगा वो केवल लोहे का ही मिलेगा, यानी जो केवल और केवल स्वयं अपनी ही अवस्था से बना हो, यानी खुद का बना हो, यानी उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट ना हो, उसको बेटा धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धातु। जैसे सोना, चांदी, लोहा, है ना, इस तरीके से एल्युमिनियम, ये सारी चीजें क्या है, धातु है। क्या है, धातु। कहना सर ठीक है, धातु तो समझ में आ गई। अब जो अधातु क्या होता, अधातु बेटा जैसे आपका ऑक्सीजन, जैसे आपका ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें जो लाइट होती है वो करंट जो होता है वो फ्लो नहीं करता है, इसमें जो करंट होता है बेटा फ्लो नहीं करता है, इसको अधातु के नाम से हम जानते हैं। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें उपधातु के बारे में तो उपधातु क्या होता है, उपधातु एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जिसको सिलिकॉन के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से बेटा, कहना सर सिलिकॉन के नाम से। अब कहना सर ये सिलिकॉन यानी ऐसा ही क्या होता, सिलिकॉन की अगर प्रमुख रूप से बात करें तो ये ना हमारे उन पार्ट्स में लगाई जाती हैं जिनमें थोड़े थोड़े करंट की आवश्यकता होती है। देखो अगर हम धातु की बात करें, बड़े तेज तरीके से करंट प्रभावित करना हो, जैसे कि वॉशिंग मशीन, इसमें ना थोड़ा सा करंट की आवश्यकता, थोड़े से करंट से काम नहीं चलेगा, बड़ी हिम्मत के करंट चाहिए, जबरदस्त करंट चाहिए, जब जाके चलेगी आपकी क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन चलेगी। और भी तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी मशीनें जो होती है ना, तो ये इनको क्या चाहिए, हिम्मत के चाहिए, लाइट बिल्कुल खतरनाक तरीका, उसमें यूज किया जाता है धातु का। लेकिन उपधातु का यूज जहां पर किया, जहां पर थोड़ा थोड़ा करंट की आवश्यकता हो, जैसे कि आपका मोबाइल का चार्जर। अब आपने देखा होगा कभी भी जो मोबाइल के चार्जर का कभी देखा है कि उसके जो आगे का पार्ट होता है उसको हटाकर सीधा प्लग में लगाएं, फिर लगाएं, धड़ाम, खत्म कहानी, है ना। तो जी उपधातु जहां पर यूज होता है, जहां पर थोड़े थोड़े से रूप में लाइट का प्रयोग किया जा सकता है, थोड़े थोड़े पार्ट में, जैसे आपका आपका मोबाइल की चार्जर हो गया, है ना, उसमें बैटरी यूज हो गई, इसके अलावा आपको कैमरे में जो बैटरी यूज होती है उसमें हो गई, यानी जिसमें थोड़े थोड़े करंट की आवश्यकता होती है वहां पर उपधातु का प्रयोग यानी सिलिकॉन का प्रयोग हम किसका, सिलिकॉन का प्रयोग कर लेते हैं, यानी उपधातु का प्रयोग करते हैं। क्या ना सर, इतनी बात हमें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, और अब तक हम अभी तक आप लोग क्लास में जुड़े हैं, इसके मतलब है ना कि आपको ना चीज़ें बड़े बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही हैं। ठीक है, अगर हम उपधातु की बात करें तो कहना सर सिलिकॉन जो होता है ना, हमें समझ में आ गई कर कि जो सिलिकॉन होता है ना वो थोड़ा थोड़ा यानी थोड़ी थोड़ी लाइट हमें देता है। अपने यहाँ मंदिर में जब प्रसाद लेने जाए थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद, ऐसा नहीं सबको हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद, ऐसे ही ना जबकि हम भंडारे में जाते तो हो मच के पूरी सब्जी धका धक धका धक धका धक। ठीक है, प्रसाद और भंडारे में दोनों में अंतर होता है, प्रसाद थोड़ा थोड़ा मिलता है, भंडारे में हो मच के खाते हैं अपन। ठीक, तो ये धातु हो गई और ये उपधातु हो गई। उपधातु में जो लाइट होती है ना वो थोड़ी थोड़ी, और जबकि धातु में हो मच के लाइट दी जाती है, यानी हो मच के करंट, लाइट का मतलब करंट की बात कर रहे हैं बेटा, नहीं तो तुम लोगों ना खतरनाक विद्यार्थी हो। ठीक, तो करंट की बात हो रही है यहाँ पर, अधिक करंट के लिए धातु की आवश्यकता, और थोड़े थोड़े से करंट के लिए आपको बता दें प्रमुख रूप से उपधातु की आवश्यकता होती है और उपधातु का प्रयोग किया जाता है। कह रहे सर तत्व की बात समझ में आ गई, धातु हो गया, अधातु हो गया और उपधातु हो गया, ये तीनों चीजें हमें समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, आ गई समझ में। तो ना आप परेशान करेंगे, अब इसमें लाइट यानी जो करंट है वो प्रभावित हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, चालक, इसका नाम अचालक, और इसका नाम अर्धचालक है। देखना परेशान करने का तरीका देखो, चालक, अचालक और अर्धचालक, यानी अभी सीधा सीधा हमने इस बात को जाना कि धातु, अधातु और उपधातु। अब ना उसमें एक नया नाम घुसेड़ेंगे, ये कहेंगे कि सर जो चालक जिसमें लाइट प्रवाह करंट जिसमें फ्लो करता है उसको चालक बोलते हैं, जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है उसको अचालक बोलते हैं, और जिसमें थोड़ा थोड़ा सा करंट फ्लो करता है उसको अर्धचालक बोलते हैं। अब देख रहे हैं, अभी हमने धातु, अधातु और उपधातु को जाना, लेकिन इसके नाम फिर से नया नामकरण कर दिया गया, क्योंकि जनाब ये हिंदी मीडियम है, यहाँ पर जब तक पढ़ाई को कठिन ना बनाया जाएगा ना तब तक पढ़ाई तो पढ़ाई होगी ही नहीं, है ना। तो क्या कर देंगे, वो चालक, अचालक और अर्धचालक का जरूरत थी। चलो गनीमत है हम जो भी जैसे तैसे नाम याद करें, तो यहाँ पे ये शांत नहीं रहेंगे भाई साहब, यहाँ पे फिर से नाम लेके आएंगे सुचालक,
क्या नाम देंगे इसका? सुचालक, सुचालक। और इसको कुचालक, देख रहे हैं आप, इसको कुचालक। आप समझो। अब ये समझ में नहीं आता है विद्यार्थियों को कि ये चालक, सुचालक, धातु, अधातु, अर्धचालक, कुचालक, संचालक, अर्धचालक, यानी नाम याद याद करते करते वो समझ में नहीं आता है उसको, सर फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। समझते से बात की विद्यार्थियों, है ना? तो कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। था इसको हटा देना चाहिए। का काम का सुचालक का होता है मतलब कुछ भी, कुचालक का मतलब क्या होता है? कुछ भी। इससे अच्छा तो ये ठीक है भाई, चालक, अर्ध चालक, अचालक और अर्ध चालक, ये भी समझ में आता है। इसका तो समझ में नहीं आता कुछ। ठीक है, तो याद रखना बेटा इस बात को, एग्जामिनर आपको घुमाएगा लेकिन घूमना नहीं है। चाहे वो धातु कहे, चाहे वो चालक कहे, चाहे वो सुचालक कहे, सब चीजों का मतलब एक ही है। जिसमें क्या बोलते हैं, करंट जो है फ्लो कर सके, उसको ही हम बोलते हैं सुचालक, चालक और धातु। ठीक है, इसके बाद अगर हम अधातु की बात करें तो इसको ही बोलते हैं, देखो, जिसमें करंट प्रवाह ना कर सके, है ना, करंट प्रवाह ना कर सके, इसको ही हम अचालक, कुचालक और अधातु, तीनों का नाम बेटा एक ही है। चाहे अचालक कह लें, चाहे अधातु कह लें और चाहे कुचालक कह लें, तीनों का नाम एक ही है। इसके अलावा प्रमुख रूप से उपधातु की बात करें, उपधातु की, उपधातु कहें चाहे अर्धचालक कहें, दोनों का मतलब एक ही, यानी होले होले करंट देना, यानी थोड़ा थोड़ी मात्रा में करंट देने को ही हम उपधातु या अर्धचालक कहते हैं। याद रखना, कन्फ्यूजन मत होना। कहना सर ठीक है सर, तत्व हमें बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। आपने पदार्थ बताया, पदार्थ जो स्थान गिरती हो जिसका भार, उसको पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं, वो एक को भौतिक आधार, एक को रासायनिक आधार। भौतिक आधार की बात करें तो इसको 5 भागों में बांटा गया। पहले भाग को ठोस, दूसरे को द्रव, तीसरे को गैस और चौथे को प्लाज्मा और पांचवें को बोस इंडिकस कांस्टेंट के नाम से हम जानते हैं। तीनों को हमने समझा। फिर उसके बाद रासायनिक आधार पर गए। रासायनिक आधार की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा, पहले को तत्व, दूसरे को यौगिक, तीसरे को मिश्रण। अगर हम तत्व की बात करें तो तत्व को प्रमुख रूप से आपको बता 3 भागों में बांटा। एक को बांटा धातु, अधातु और उपधातु। अगर धातु की बात करें तो इसको ही हम चालक कहते हैं, इसको ही सुचालक कहते हैं। अधातु की बात करें इसको ही अर्धचालक कहते हैं और उपधातु की बात करें तो इसको ही अर्धचालक कहते हैं, इसको अचालक। ठीक है, इसको हमने कहना सर बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। तत्व भी मैं आशा करता हूं आप लोगों से बड़ी बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। सोना, चांदी, लोहा, एग्जाम्पल भी हमने बताया, O2 हो गई, इसमें सिलिकॉन, एक एक एग्जाम्पल भी हमने आपको दे दिया कि सर ये बेटा ये एग्जाम्पल है। क्या है ये? एग्जाम्पल। ये भी कहना सर हमें समझ में आ गया बढ़िया ढंग से, है ना, बढ़िया ढंग से हमें समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल थे आपके। अगर हम आगे की चर्चा करें, कहना सर ये यौगिक क्या होता। थोड़ी सी क्लास लंबी जा रही है लेकिन चिंता मत करिएगा, पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ा रहा हूँ, आपको प्रत्येक चीज समझ में आएगी। यौगिक की बात करके ना सर यौगिक, अरे भैया यौगिक का मतलब कुछ नहीं, जाता दिमाग नहीं लगाना है। कहना सर दिमाग नहीं लगाना है। हाँ बेटा, देखो यौगिक की अगर बात करें तो यौगिक प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक। कहना सर ये कार्बनिक क्या होता है, अकार्बनिक क्या होता है? अरे भैया देखो, कार्बनिक की बात करें, देखो जिसमें कार्बन आ जाता है उसको कार्बनिक बोलते हैं, जिसमें कार्बन नहीं होता है उसको अकार्बनिक बोलते हैं। कहने सर कैसा, कैसे? देखो अगर हम कार्बनिक की बात करें तो कार्बनिक की बात करें CaCO3, CaCO3 ये क्या है बेटा? कहना सर इसमें कार्बन आ गया इसलिए कार्बनिक हो गया। बिल्कुल भाई। अगर हम बात करें H2O, कहना सर इसमें कार्बन तो हमें दिख ही नहीं रहा और कार्बन नहीं दिख रहा तो अकार्बनिक हो गया। इसमें कार्बन नहीं दिख रहा ना तो इसीलिए अकार्बनिक हो गया, और इसमें कार्बन दिख रहा है इसीलिए इसको कार्बनिक बोल रहे हैं। अगर हम आगे की बात करें तो एक एग्जांपल और देख लें, CO2। कहना सर इसमें भी हमें कार्बन दिख रहा। और अगर यहीं पे बात करें SO2 की बात कर लें, NaCl की बात कर लें, तो सर इसमें तो हमें कार्बन दिख ही नहीं रहा। यानी जिस फॉर्मूले में कार्बन दिखे उसको कार्बनिक बोलते हैं और जिसमें कार्बन ना दिखे उसको अकार्बनिक बोलते हैं। तो कार्बनिक और अकार्बनिक बड़े बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। कार्बनिक और अकार्बनिक समझ में आ गया होगा, जिसमें सीधी सी बातें याद रखिएगा। देखो कार्बनिक की अगर बात करें प्रमुख रूप से तो जिसमें कार्बन उपस्थित होता है उसको कार्बनिक और जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है उसको अकार्बनिक बोलते हैं। ये यौगिक हो गया। कहना सर यौगिक भी बढ़िया समझ में आ गया ना। और यौगिक को पहचानेंगे कैसे कि सर ये यौगिक है? देखो याद रखिएगा जिसका फॉर्मूला हो, जैसे अगर हम बात करें प्रमुख रूप से Na और ये Cl,
अगर हम दोनों को मिला देंगे तो बेटा बन जाएगा NaCl। तो एक फॉर्मूला बन रहा है ना, तो ये क्या है, एक यौगिक, क्या है, यौगिक है। जैसे Na और प्लस Cl को मिलाया हमने तो बन गया NaCl, यानी कोई फॉर्मूला बन जाता है। कोई अब याद होना चाहिए फॉर्मूला, नहीं तो कहोगे सर फॉर्मूला याद नहीं है, तो याद करने पड़े तो मैं अब छोटी क्लास में थोड़ी ना हूँ, ठीक है। तो NaCl हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। यानी यौगिक पहचानेंगे ऐसे कि सर ये यौगिक है, जिसका फॉर्मूला होता है उसको क्या बोलेंगे, कहना सर उसको हम यौगिक कहेंगे। जैसे कि नमक, नमक का फॉर्मूला होता है। जैसे जल H2O, जिसका फॉर्मूला होता है ये यौगिक है, ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है उसको हम यौगिक कहते हैं। बड़ी सीधी सी बात है साहब। कहीं सर मजा आ रही पढ़ने में, आ रही ना मजा, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो NaCl, ये बात समझ में आ गई, यौगिक समझ में आ गई, यौगिक के प्रकार समझ में आ गई। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, ये कार्बनिक, अकार्बनिक। जिसमें कार्बन होता है उसको कार्बनिक, और जिसमें कार्बन नहीं होता उसको अकार्बनिक बोलते हैं। कहना सर ये मिश्रण क्या होता है, व्हाट इज दिस इज मिश्रण सर। देखो मिश्रण की बात करें तो मिश्रण बेटा दो प्रकार के होते हैं। पहले मिश्रण को बोलते हैं समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरे को बोलते हैं बेटा विषमांगी मिश्रण। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जिन विद्यार्थियों को ना दिख रहा हो वो ध्यान रखें, थोड़ा सा बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। समांगी मिश्रण हो, कहना सर विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। कहना सर ये होता क्या है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अरे भैया समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण समझ में नहीं आ रहा तो गड़बड़ है चीजें। देखो मिश्रण की अगर बात करें तो मिश्रण वह जो दो चीजों से मिलकर बना होता है उसको, जिसका फॉर्मूला ना हो, जिसका फॉर्मूला ना हो और दो चीजों से मिलकर बना हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा, मिश्रण बोलते हैं। जैसे कि अगर हम प्रमुख रूप से बात करें समांगी मिश्रण की, तो समांगी मिश्रण की बात करें ना, तो जैसे मान लो एक गिलास लिया, गिलास में हमने अगर प्रमुख रूप से नमक घोलते हैं, अगर हम प्रमुख रूप से एक गिलास में नमक घोलते हैं तो वो कौन सा मिश्रण होगा, कहना सर वो नमक तो घुल जाएगा, वो नमक तो घुल जाएगा भाई। मान लो एक गिलास लिया, गिलास में हमने नमक को लिया और नमक को घोल दिया, कहना सर घुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी और क्लास में इस बात को बारे में बताएंगे कि आखिर कितनी मात्रा में एक गिलास चम्मच में एक एक गिलास के पानी में कितना नमक मिलाया जा सकता है, आखिर वो नमक जाता कहाँ पे, उसको कभी और क्लास में चर्चा करेंगे और उसको भी बताएंगे हम। लेकिन अभी इस अपने टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि क्लास जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बड़ी हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या नहीं है, चिंता नहीं करनी है। समांगी मिश्रण की बात करें तो समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें चीजें घुल जाएं, जिसमें चीजें घुल जाएं, ठीक है। जैसे कि हमने प्रमुख रूप से बात करें, गिलास में लिया, गिलास में नमक को घोला या चीनी को घोला, दोनों घुल जाएंगे, कहना सर बिल्कुल समांगी मिश्रण होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। कहना सर समांगी मिश्रण में समझ में आ गया, कोई भी तत्व कोई भी चीज, जैसे कि मान लो पानी लिया, पानी में कोई चीज घोली और बढ़िया तरीके से घुल जाए, वो अपना अस्तित्व खो दे। जैसे नमक को अगर हम पानी में घोलेंगे तो नमक फिर पानी में दिखेगा नहीं, तो उसको बोलेंगे बेटा समांगी मिश्रण। अगर उसी के विपरीत हम विषमांगी मिश्रण की बात करें तो विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें पानी लिया और पानी में घुले, मान लो बजरी घोल दी हमने पानी में, तो क्या बजरी पानी में घुलेगी, कहना सर नहीं घुलेगी। फूल घोल दिए हमने पानी में, तो क्या फूल पानी में घुलेंगे, कहना सर नहीं घुलेंगे वो। तो ये क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जो घुलते नहीं है और घुलकर एक रूप नहीं बनाते हैं, उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जबकि समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसको घोलने पर एक रूप तैयार हो जाता है, एक नया रूप बन जाता है, उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि हमने प्रमुख रूप से एक गिलास में पानी लेके बाद आगो बना दे, प्रमुख रूप शक्कर डाली तो क्या बन गया, कहना सर शरबत बन गया। बन गया कि नहीं, उसमें ना शक्कर दिख रही है और ना भी पानी दिख रहा है, दोनों मिलकर एक शरबत बन गया, तो उसको ही बोलेंगे समांगी मिश्रण। और अगर हमने किसी चीज को बजरी ली, बजरी में गिलास में पानी मिलाया तो वो नहीं मिले और एक रूप नहीं हुआ, तो उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। बड़ी सीधी सी बात है। कहना सर ये समांगी मिश्रण में जो चीजें घुल रही हैं, ये घुलने की बात जाती कहाँ है। देखो जैसे कि कोई लिक्विड है, जैसे कि अगर हम बात करें प्रमुख रूप से ये पानी है, पानी का टप ले लिया हमने, ये चौकोर टप है भाई साहब, VIP अंग्रेजों के जमाने का टप है ये। अच्छा, इसमें पार्टिकल्स होंगे, कहना सर बिल्कुल होंगे। अभी आपने बताए थे कि द्रव जो होते हैं वो छोटे, उनके अणु जो होते हैं थोड़े से दूर दूर होते हैं, बिल्कुल होंगे। अब ना इसमें हमने एक चम्मच जब नमक डालेंगे हम, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो जहां पर जगह खाली होगी वहां पर जाके सेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चम्मच के 2 चम्मच डालें, 3 चम्मच डालें, 4 चम्मच डालें, जब तक वो घुलते जाओ, 4 चम्मच डालें, 8 चम्मच, 10 चम्मच, 12 चम्मच, 15 चम्मच, जब हम 20 चम्मच एक छोटे से गिलास में अगर हम डालेंगे तो वो आप देखेंगे कि नमक अब वो नहीं घुलेगा।
कहना सर नमक नहीं घुलेगा? बिल्कुल भैया, अगर हम प्रमुख रूप से बात करें, एक गिलासिया पानी में 10 चम्मच हम नमक डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं। भाई सर नमक भी बहुत ज़्यादा हो जाए, हाँ भैया ज़्यादा हो जाए लेकिन वो घुलेगा नहीं। छोटा सा आप देख सकते हैं, बड़े गिलास, कांच के गिलास में ले, थोड़ा सा नमक ज़्यादा लगेगा और कोई दिक्कत नहीं है, घोलते जाओ, एक चम्मच घोला, फिर एक चम्मच घोला, इकट्ठा ना डाल दियो, फिर एक चम्मच घोला, फिर एक चम्मच, एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसमें पानी में भी नमक नहीं घुलेगा, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स की जो स्पेस है, यानी जो जगह है ना, वो फुल हो जाएगी। यानी उसकी जो जगह होती है ना, यहाँ पर नमक के जो अणु है वो सेट हो जाते हैं, लेकिन ये सारे अणु भर चुके हैं, और जब सारे अणु भर चुके हैं तो नमक कहाँ से घुल जाएगा? उसके लिए कोई जगह ही नहीं है, और जगह नहीं है तो वो घुलेगा नहीं, और घुलेगा नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब इसकी औखा देती गई थी। हाँ, थोड़ा सा और घोला जा सकता है, थोड़ा सा उसको गर्म कर देंगे, गर्म कर देंगे तो पार्टिकल्स इधर की इधर दूर दूर भागेंगे, थोड़ा सा दूर भागेंगे तो थोड़ी चीज़ें और घुल जाएंगी। जैसे कि आपने देखो चाशनी, हम जब चाशनी बनाते हैं तो क्या करते हैं? पहले शक्कर लिया, घोल रही, आराम से घुल जाएगी, फिर घुल जाएगी, फिर घुल जाएगी, फिर जब नहीं घुलेगी तो उसको गर्म करेंगे, फिर घुलेगी, फिर घुलेगी, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगी? गाढ़ी हो जाएगी। उसमें भी एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसमें शक्कर नहीं घुलेगी, यानी एकदम गुड़ टाइप, सब लोग टाइट हो जाएगा, इस तरीके की स्थिति हो जाती है। इस तरीके से क्या होता है? मिश्रण, जो समांगी मिश्रण होते हैं जो घुलते हैं, इस तरीके से घुलते हैं। अच्छा, फिर अगर हम बात करेंगे, फिर क्या ना सर, ठोस में भी तो सर आप प्रकार होते हैं ना सर, ठोस में, हाँ भैया, ठोस की भी अगर हम बात करें प्रमुख रूप से यहाँ पर, तो ठोस भी दो टाइप की होती है, क्रिस्टलीय और एक आक्रिस्टलीय। कहना सर क्रिस्टलीय कैसा और आक्रिस्टलीय कैसा? क्रिस्टलीय, इसके बारे में ना हम सोच रहे हैं कि आपको प्रमुख रूप से कल चर्चा करेंगे, आखिर क्रिस्टलीय क्या होता है और आक्रिस्टलीय क्या होता है, क्योंकि ना क्लास थोड़ी सी और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और फिर आप लोग कहेंगे नहीं सर बोर हो रहे हैं। बोर नहीं होना है, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि 40 से 45 मिनट ही आप लोगों का पढ़ने में मन लगता है, और ना चीज़ें बढ़िया लग रही हैं, अच्छी लगी हैं। केमिस्ट्री इतने ही जोश और जुनून के साथ पढ़ाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको भी समझाया, आपको समझ में भी चीज़ें आई होंगी बढ़िया तरीके से। तो इसी तरीके से ना क्रमबद्ध तरीके से केमिस्ट्री को लेके चलेंगे और पढ़ाएंगे आप, ठीक? कोई समस्या नहीं होगी, जानदार शानदार तरीके से क्लासें आपकी रेगुलर रहेंगी। याद रखिएगा, क्लास जो रहेगी रात में 9 बजे, क्योंकि आप लोग बढ़िया तरीके से स्वतंत्र होकर सब फ्री हो जाएंगे। रात में नेट बचा के रखियो, नहीं तो सेटिंग खेल के नेट खत्म कर दो। याद रखना, मैंने बता दिया पहले, पहले नेट बचा के रखियो। 9 बजे वाली जो क्लास आएगी केमिस्ट्री की, वो देखने चाहिए आप लोगों ने की, ठीक है? चीज़ें ये थी, जानदार शानदार तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास किया, आपको चीज़ें बढ़िया भी लगी होंगी, और चीज़ें बढ़िया लगी है तो जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट आप लोग देख लीजिएगा और लिखते जाइएगा।